अब जो ओरिएंटेशन क्लास है उसमें हमें कुछ बहुत बेसिक बेसिक बातें समझनी है, एकदम बेसिक बातें समझनी है। पाठ्यक्रम भी समझना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पाठ्यक्रम पर हम 1 घंटे बाद आए। पाठ्यक्रम को समझने के लिए जो समझना है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हिंदी साहित्य आप पढ़ने वाले हैं उसमें 2 शब्द हैं, एक हिंदी और एक साहित्य। हिंदी क्या है अभी हम एक धारणा मान के चल रहे हैं कि हम सबको पता है। हिंदी वह भाषा है जो मोटे तौर पर उत्तर भारत में बोली जाती है, ठीक है। इधर बिहार तक बोली जाती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस इलाके में जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। थोड़ा सा हैदराबाद की तरफ जाएंगे तो वहां एक खास किस्म की हिंदी चलती है, तंदाना तंदाना, ताने दिन तंदाना। सुना है आपने वाला गाना? बहुत फेमस गीत था। या तू कायकू जा रिया है, कायकू। सुना है ऐसी भाषा? ये हैदराबादी हिंदी या दक्षिणी हिंदी इसको बोल देते हैं कभी कभी। ऐसी मुंबई जाएंगे तो वहां एक और हिंदी, मुंबई या हिंदी बोलते हैं इसको, भिड़ू, ए भिड़ू। वो भी हिंदी का एक रूप है। भारत के बाहर जाएंगे तो वहां भी, जैसे मॉरिशस जाएंगे तो वहां भी हिंदी का एक रूप मिलेगा आपको। तो हिंदी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ये जो 9-10 राज्य हैं, उन राज्यों में जो भाषा बोलते हैं उसको हम हिंदी कहते हैं, इन राज्यों की मुख्य भाषा। इसकी बहुत सारी बोलियां हैं, आप किसी न किसी बोली क्षेत्र से आते ही होंगे। आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणवी हिंदी बोलते होंगे या हरियाणी हिंदी बोलते होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो आप मैथिली। मैथिली को आजकल एक भाषा मान लिया गया है, लेकिन हिंदी में उसको पहले हिंदी की बोली माना जाता था। तो मैथिली, मगही या अंगिका या भोजपुरी बोलते होंगे। ये सब हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं। राजस्थान से हैं तो आप या तो जयपुरी या ढूंढानी बोलते होंगे, या मालवी बोलते होंगे, या और कौन सी है, मैं मारवाड़ी है वो बोलते होंगे, है ना। वहां भी 3-4 बोलियां चलती हैं। आप पहाड़ों की तरफ से आए हैं तो आप कुमाऊनी या गढ़वाली बोलते होंगे। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो शायद अवधी या ब्रजभाषा या बुंदेलखंडी, जो बुंदेली बोलते हैं, वो बोलेंगे। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ी बोलते होंगे, बॉर्डर पे हैं तो बघेली बोलते होंगे। ये करीब 19 बोलियां हैं। इन 19 बोलियों के समूह को हिंदी कहते हैं। तो आप इन 19 बोलियों में से किसी भी बोली को बोलने वाले व्यक्ति हों, आपकी भाषा हिंदी मानी जाएगी। तो हिंदी कैसे बनी, कब से बनी, कैसे कैसे बदली, वो सब हम समय आने पे पढ़ेंगे। अभी के लिए हिंदी आपको पता है। जो नया शब्द आपके लिए है वो है साहित्य। तो हम शुरुआत करते हैं साहित्य से। ये क्या चीज है, इसमें क्या समझने का मामला है? तो सबसे पहले जिस शब्द पर आना है वो साहित्य है। साहित्य क्या है, इसकी निश्चित परिभाषा कोई नहीं, लेकिन साहित्य को समझाने के लिए जो सही तरीका है, हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं एक शब्द पर। वो शब्द है वांग्मय। वांग्मय, इस शब्द से आप परिचित हैं? कभी आपके सामने आया ये शब्द? इसमें वा और म के बीच में जो डमरू जैसा बना हुआ है वो क्या चीज है? क, ख, ग, घ, उसके बाद क्या था? अंग। जैसे गंगा, तो कहीं कहीं आप देखते हो ना गंगा ऐसे लिखते हैं, आप तो आसानी में ऐसे लिखते होंगे गंगा। ये सही है, गलत नहीं है। इन कुछ लोग आप देखेंगे कि ऐसे लिखते हैं गंगा, और कुछ लोग से क्या पढ़ते हैं? गडगा। गडगा नहीं है गंगा है, गंगा ही लिखा हुआ है। और दरअसल जो लिखा है वही ऊपर भी लिखा है। इस बिंदी का मतलब यही है, यहां पर इस शब्द में इसका मतलब यही है। एक हल्का सा नियम बताता हूं, आपकी रुचि उससे बढ़ेगी। जैसे अगर कोई आपसे कहे, एक शब्द है ये गंदा, इसका अर्थ पता है आप लोगों को? चलिए, एक शब्द है ये गंभीर, यही पता है आप लोगों को। अगर ऐसा लिखा हो तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होता ना कि पहला गंदा है दूसरा गंभीर है। पर ऐसा क्यों होता है कि इसमें आपने गंदा यानी कि ये न बोला, और इसमें गंभीर यानी कि इसको म बोला? ऐसा कैसे हो रहा है? बिंदी तो एक ही है, और उसी बिंदी को आप बचपन से अलग अलग बोल रहे हैं, पर यह बात दिमाग में कभी नहीं है कि एक ही बिंदी के नाम अलग अलग क्यों हो जाते हैं।
तो ये हिंदी भाषा का एक नियम है, इसको पंचमाक्षर का नियम कहते हैं। आमतौर पर अधिकांश मामलों में क्या होगा, बिंदी के बाद जो वर्ण आएगा उस वर्ण का जो वर्ण समूह है उसका 5वां अक्षर उच्चारण में आता है। क ख ग घ याद है आप लोगों को बचपन से? क के बाद कौन सा वर्ग आता है? वर्ग च। उसके बाद फिर च आता है, त, टे नहीं ट। ये हरियाणा और राजस्थान में कै खे गै घे चलता है। वहीं से आप कहां से हैं? हाँ, राजस्थान। वही हरियाणा राजस्थान बोलते हैं कैसे कबूतर, क्योंकि कबूतर कैसे नहीं होता है। कैसे कबूतर कैसे हो सकता है? मैं हरियाणा से हूं, इसलिए मैंने बचपन से ऐसे ही याद किया है। बोलेंगे कैसे कबूतर। तो समझ नहीं आता कि कैसे कबूतर कैसे बना। कै खे गै घे अंगै चे छे पूरा हो चलता है। अब इससे बिहार और यूपी के लोग बहुत खुश है कि चलो हरियाणा राजस्थान को डांट पड़ गई, तो बड़ा अच्छा फील आ रहा है उनको। और बिहार में क्या होता है? कौ से कबूतर। बंगाल में तो पूरा ही कौ हो जाता है, तो बिहार में आधा कौ होता है। तो ठीक है, कौ खौ गौ घो कौ से कबूतर। तो अब क्योंकि आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो ना तो कैसे कबूतर होगा ना कौ से कबूतर होगा। कबूतर कैसे होगा? क। सिंपल है, क बोलो। क से कबूतर, ख से ग से गधा। तो सबसे दीनहीन प्राणी जिसको सबने इतनी गालियां सुनाई है बिना वजह के, वो गधा है बेचारा। तो ये जो नियम है, और ये जो क वर्ग पहला होता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा ट, फिर त, फिर प। कै च टे ते प नहीं, क च ट त प। इसको याद करने का तरीका, कचोटता प्यार। जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इसके बाद आप। क च ट त कचोटता, प से प्यार। आपकी उम्र के माकूल भी एकदम। इस उम्र में ऐसी उदाहरण याद रहते हैं, भक्ति के तो याद रहते नहीं इस उम्र में। तो अब जरा बताओ दूसरा वर्ग कौन सा है? इधर मत देखो, याद करो, कचोटता प्यार। तीसरा कौन सा है? चौथा त, क्योंकि दिमाग में कचोट रहा है एकदम। तो गंदा, द, त थ द ध न। जिस वर्ग में द आता है वो त वर्ग है, और उसकी पंचम ध्वनि क्या है? न। तो क्योंकि द बाद में आया, इस बिंदी का मतलब हो गया न। अब गंभीर, भ कौन से वर्ग में है? प फ ब भ म। क्योंकि भ प वर्ग में है और उसकी पंचम ध्वनि म है, इसलिए जहां भ से पहले बिंदी आएगी वो म हो जाएगा, गंभीर। ऐसे ही गंगा, क ख ग घ अंग। तो ये जो है ड नहीं है, गडगा नहीं है, गंगा है। आप ध्यान से सुनिए, गंगा, इसमें जो ध्वनि आई, और गंदा, क्या गंगा वाली ध्वनि और गंदा वाली ध्वनि एक है या उसमें अंतर है? बहुत अच्छे से अंतर समझ में आएगा। और जब आप उस अंतर के स्तर पर बात को ध्यान में देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो अंग है। अंग स्वतंत्र रूप से बोलना बड़ा मुश्किल है, उसमें अ नहीं है, ग भी नहीं है। अंग में अ और ग हटा के जो बचा, दरअसल ये वो ध्वनि है, उसको स्वतंत्र रूप से बोलना मुश्किल होता है, इसलिए सुविधा के लिए अंग बोल देते हैं, जबकि दरअसल वो अंग है नहीं। तो साहित्य को समझने से पहले एक शब्द पर आते हैं जिसको बोलते हैं वाङ्मय। वाङ्मय बना है दो शब्दों को जोड़कर। पहला शब्द है वाक और दूसरा शब्द है मय। वाक का मतलब होता है भाषा। भाषा में सब कुछ शामिल है। जो कुछ भी भाषा में कहा गया हो, जो भी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए, वो सब वाङ्मय है ना। अब आप पॉइंट्स अपने नोट करना शुरू कर दें, जो जो बातें हैं अपने शब्दों में लिख लें अपने हैंड नोट्स के लिए। तो वाङ्मय का मतलब सरल सा है, वाक प्लस मय। वाक यानी भाषा,
भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय है। कितना सरल है, ठीक है। जैसे कोई पोस्टर छपा हुआ हो तो वांग्मय है, दीवार पे कुछ लिखा हुआ है वांग्मय है, कुछ भी लिखा हो, कहीं भी लिखा जाए, बोला जाए, किसी भी रूप में हो, सब वांग्मय है। इंटरनेट पे जाएंगे वही वांग्मय है, मोबाइल में व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ज्ञान भरा हुआ मैसेज आया, वही वांग्मय है, सब वांग्मय है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा भाषा, तो यहां पर एक बात और गौर करने की है कि भाषा का मतलब क्या है। जब आप चीजों की परिभाषा में जाते हैं ना, तो चीजें उलझने लगती हैं, उतनी सिंपल नहीं होती जितना हम सोचते हैं। तो भाषा का सरलतम मतलब जो हम जानते हैं बचपन से, वो ये है कि अभिव्यक्ति का साधन है। अगर मुझे आपसे कुछ कहना है तो मैं जिस तरीके से कहूंगा वो भाषा है, यही तरीका है। लेकिन मान लीजिए कि किसी बच्चे को मैं कहना चाहूं कुछ और मैं उसको यूं बोलूं कि ऐसे, और वो समझ गया, वो खड़ा हो गया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैंने सिर्फ ऐसा किया और उठ भी गया। क्या ये भाषा नहीं है? ये भी एक भाषा है। या क्लास में दो लोग बैठे हैं, दोनों के मन में शरारत सूझ रही है, लेकिन सामने एक मनहूस टीचर खड़ा हुआ है, तो आंखों ही आंखों में वो बात कर रहे हैं आपस में ऐसे। उसके बाद कोई संवाद नहीं, दोनों उठे बाहर चले गए। एक ने आंखों से पूछा चलें या बैठना है, पूछा चल। फिर पहले वाले ने कहा कि, दूसरे ने कहा, तो दोनों अचानक उठे और बाहर निकल गए, किसी को पता भी नहीं चला, संवाद सारा हो गया। एक कवि हुए हैं बिहारी लाल, उनका सबसे प्रसिद्ध दोहा हिंदी साहित्य में जो है वो ऐसा ही है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हीसों बात। बिहारी बड़े खिलंदड़ किस्म के कवि थे। खिलंदड़ समझते हैं? खिलाड़ी किस्म के कवि, मौज मस्ती वाले कवि। समाज वमाज भाड़ा में जाए, समाज से क्या मतलब है, मतलब मौज मस्ती वाले कवि एकदम, है ना। तो उनका सारा रुझान इन बातों में रहता था, श्रृंगार में, लड़का लड़की कैसे बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, वो कैमरा लेके खड़े हैं पीछे से, उनकी ये अदा है। रीतिकाल जिस काल में थे, उस काल में लगभग सारे कवि ऐसे ही थे, कुछ ही समझदार लोग उस काल में हुए। तो एक सभा में एक नायक नायिका बैठे, शायद शोक सभा टाइप की कोई सभा है या सीरियस मामला है, जिसमें ये शोभा नहीं देता कि लोग शरारत करें आपस में। तो उसमें कह रहे हैं कि नायक नायिका कैसे बात कर रहे हैं, कहत, यानी नायक ने अपनी आंखों से कुछ कहा, नटत, नायिका ने अपनी आंखों से मना कर दिया कि पागल कहेंगे, चुप ठीक से बैठ। नायक ने कहा चलना, यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के, बाहर चलना, बात करेंगे। नायिका करिए, नायिका ने इशारे से मना कर दिया कि नायिका पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वो पढ़ रही है ध्यान से, नायक पढ़ता नहीं है। नायिका आईएएस बनने आई है, नायक नायिका के लिए आया है, तो दोनों के मूल उद्देश्य में अंतर है, तो क्या करें। नायक शरारती है, चंचल है प्रकृति से ही, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बह रहा है उसके अंदर, ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कहत नटत, नायिका ने मना किया, और नायक इतना बेरोजगार टाइप का है कि इसी बात पे रीझ गया कि क्या मना किया है। कहत नटत रीझत, देखिए नायक रीझ गया, और नायिका को लग रहा है कि कितना फुकरा टाइप का इंसान है, अभी इसको डांट के मना किया, इस पे खुश हो रहा है। खिजत, नायिका खींच गई कि कैसा चौपट टाइप का आदमी मिल गया है। कहत नटत रीझत खिजत, उसके बाद दोनों ने फिर देखा, तो भूल चूक लेनी देनी वाले भाव से आंखों ही आंखों में ये हो गया, चलो ठीक है यार, टेंशन मत लो। मिलत, और जैसे समझौता हुआ आंखों से, खिलत, दोनों हंस पड़े, और जैसी समझौते की हंसी आई तो नायिका को संकोच हो गया, लजियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हीसों बात, भरे भवन में कर रहे हैं आंखों से ही बातें। इतनी सूक्ष्म दृष्टि केवल बिहारी के पास है।
और इससे इससे पहले कि बिहार के लोग नाराज हों, बिहारी बिहार के नहीं थे, वो राजस्थान के थे, जयपुर में बेस्ड थे, वहां से लिखते थे। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ 8-10 साल पहले कि मैं बिहारी के बारे में पढ़ा रहा था, उसी दिन अचानक क्लास में एक बच्चा आया पहली बार क्लास करने के लिए। वो बिहार से था, न केवल था बल्कि वो बहुत दावे के साथ वहां से था। तो मैंने कहा कि बिहारी समाज वमाज से उनको कोई मतलब नहीं था, लंपट टाइप के कवि थे, मैंने ऐसा कुछ वाक्य बोला। उसको कुछ बैकग्राउंड पता नहीं थी, तो मैंने कहा बिहारी लंपट थे। उसको लगा कि बिहार के लोगों के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, क्लास में खड़ा हो गया, आपने कैसे कैसे बोल दिया। मैंने कहा प्रभु, बिहारी एक कवि का नाम है जो बिहार के नहीं, आपने ऐसे बोल कैसे दिए बिहार के बारे में। बाद में पता लगा कि वो कुछ सेवन करके आया हुआ था क्लास में, तो उस अवस्था में था उस समय। फिर बाद में उसको समझाया गया तो समझा। तब से मैं डिस्क्लेमर के तौर पर जब भी बिहारी पहली बार बोलता हूँ, साथ में बोलता हूँ बिहारी जो बिहार के नहीं थे, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो अब ये बताइए, कहत नटत वाली जो पूरी भाषा है, क्या वो भाषा नहीं है? पूरी बात तो होगी नायक नायिका में, पूरा प्रोग्राम बन गया है कि अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है, क्लास हो जाए, उसके बाद 3:30 चली आना तो पान की दुकान पे, सब तो प्रोग्राम सेट हो गया ना। जब आंखों ही आंखों से सारा प्रोग्राम सेट कर लिया, इसका मतलब संवाद तो हो ही रहा है, अभिव्यक्ति हो ही रही है। तो भाषा के दो रूप हैं, एक व्यापक अर्थ है भाषा का, और व्यापक का मतलब है किसी भी तरह की अभिव्यक्ति किसी भी तरह से हो, वो भाषा है। पक्षी आपस में जब बात करते हैं, वहां भी अभिव्यक्ति हो रही है। पशु बात कर रहे हैं आपस में, इंसान और पशु आपस में बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अभिव्यक्ति वहां भी हो रही है। इतना ही नहीं, आप बाइक चलाते हुए जा रहे थे बहुत तेजी से, अचानक रेड लाइट हो गई, खट से रुक गया, अभिव्यक्ति हुई ना भाई। रेड लाइट ने आपको कहा कि रुक जाओ, आप रुक गए, किसने कुछ नहीं बोला। संकेतों की भाषा, तो व्यापक भाषा में संकेतों की भाषा भी शामिल है, पशु पक्षियों की भाषा भी शामिल है, हर तरह की अभिव्यक्ति शामिल है। पर भाषा का जो सीमित अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है, सीमित अर्थ जो भाषा का है, उसमें केवल और केवल शब्दों वाली भाषा, और शब्दों की भाषा वो जो या तो बोली जाए या लिखी जाए। शब्दों की भाषा मौखिक या लिखित, और लिखित का ही नया रूप क्या है, मुद्रित, यानी छपी हुई, या टंकित, टाइप की हुई, वो सब लिखित का ही रूप है ना, आपने हाथ से नहीं लिखा, टाइप कर दिया उसको। तो जब मैं कह रहा हूं वांग्मय, वांग्मय का मतलब है कौन सी वाली भाषा से होना चाहिए, व्यापक वाले से होगा या सीमित वाले से होगा, सीमित वाले से। तो मौखिक या लिखित भाषा में की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय है। वांग्मय 2-3 तरह का हो सकता है, जिसमें से एक प्रकार साहित्य है। तो साहित्य तक वहां से पहुंचेंगे तो और अच्छा रहेगा। वांग्मय को साहित्य की दुनिया में कहते हैं कि इसके 3 भेद हैं। पहले को बोलते हैं वार्ता, दूसरे को बोलते हैं शास्त्र, और तीसरे को बोलते हैं साहित्य। साहित्य को पहले काव्य भी कहते थे, आजकल काव्य साहित्य का एक हिस्सा है। पहले साहित्य और काव्य एक ही बात थी। अभी इस पर भी आएंगे कि ऐसा क्यों था। तो आपको वांग्मय के बाद 3 शब्द और मिल गए हैं, कौन कौन से हैं? वार्ता, जोर से बोलिए बुलंद आवाज में, वार्ता, शास्त्र और साहित्य। ठीक है, बोलने में शर्माना नहीं है कि आसपास लोग क्या सोचेंगे, वो नहीं सोचेंगे क्योंकि वो बोल रहे हैं, तो आप भी बोलिए। और एक सूत्र वाक्य हमेशा ध्यान रखिए, बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं ही सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे, तो वो उनको सोचने दो, आप अपने प्रोसेस को एंजॉय करो अच्छे तरीके से। तो वार्ता, शास्त्र और साहित्य 3 चीजें हैं। वार्ता का सामान्य मतलब बातचीत, जैसे आप लोग बातचीत करते हैं, सामान्य जीवन की जो भी बातचीत है वांग्मय है, भाषा से तो हो रही है। जैसे 2 लोग आपस में मिलते हैं और बस पूरी बात हो गई। अब अंग्रेजी में अनुवाद करें, एंड 4 व्हीलर, बस के लिए अगर कहीं कुछ, तो
कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन दो दोस्त मेरे पहले पूछा और तो बस सारा समझ में आ गया एकदम, जबकि इन शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं था कि समझ में आए बात। सब ठीक चल रहा है हाँ। अब इसमें हाँ से ज्यादा आ में जो बात आ रही है ना, असली वो है कि हाँ में कितनी आ लगाई गई सांस में, उससे समझ में आ रहा है कि दरअसल अभी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जीवन में क्या चल रहा है। तो इसमें शब्दों का महत्व ज्यादा है या अर्थों का महत्व ज्यादा है? अर्थ का महत्व। शब्द कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता शब्द से, लेकिन लोगों को यह पता होता है कि अर्थ क्या है, और उस अर्थ को व्यक्त करने के लिए हजारों तरीके हैं शब्दों के या बिना शब्दों के भी। तो वार्ता में, बातचीत में अर्थ का महत्व बहुत ज्यादा होता है शब्द की तुलना में। शब्दों से फर्क ही नहीं पड़ता है, ये मैं इस सेंस में कह रहा हूं। दो लोग आपस में हो सकता है कुछ और शब्दों से वही भाव व्यक्त करें, जबकि बाकी दो लोग उसी भाव के लिए शायद कुछ और शब्द इस्तेमाल करें। अंग्रेज का बोलेगा व्हाट्सअप, फाइन, फाइन डूड। कहने वाला और बैठ ठीक है, बस भैया ठीक है भैया, हम भी ठीक हैं भैया। अपना अपना स्टाइल है, लेकिन भाव एक जैसा व्यक्त हो जाता है। जो मुहावरे हैं सारे के सारे वो इसका हिस्सा बनते हैं। मुहावरे में आप पाएंगे कि शब्द और अर्थ में कोई लिंक ही नहीं रहता है, बस अर्थ समझ में आना चाहिए। मुझे ध्यान है कि जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में था तो पहली बार मैंने एक मुहावरा सुना और मैं कई दिन परेशान रहा। हमारी मैडम ने, हिंदी की मैडम ने बताया क्लास में कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उनको पता नहीं, शायद ये लगा हो कि बच्चों को पता ही है इसका मतलब, हमें नहीं पता था। बाकी बच्चों को शायद पता भी रहा हो, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था स्कूल में तो मुझे कम पता रहता था। अब मेरे मन में इमेजेस बननी शुरू हो गई कि दांत कैसे खट्टे किए होंगे यार। तो मैंने मनी मन में कल्पना की कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में नींबू साथ में ले गई थी। जैसी को अंग्रेज मिला उसको पकड़ा, पीछे से नींबू निकाला, तलवार से काटा नींबू और वो मुंह और उसके मुंह पे रगड़ा नींबू, और फिर बोला कि मैडम मेरे दांत खट्टे हो गए। चल ठीक है अब तू जा, नेक्स्ट आओ भाई। और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत सारे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और जिस दिन पड़ा नाक को चने चबाना तो परेशानी हो गया। कोई आदमी नाक से कैसे चने चबाएगा? किसी की नाक में चने ठूस दोगे अगर तो मर जाएगा बेचारा, कैसे सांस लेगा? लेकिन नाक को चने चबाना, जमीन में गाड़ दूंगा। आज तक गाढ़ा किसी ने किसी को, जिंदा आदमी को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, जमींदोज कर दूंगा। ये सब भाषा है, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति के तरीके हैं टेढ़े मेढ़े। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया है कि डायनासोर है? चिड़िया फूल के कैसी हो जाएगी? रेलवे स्टेशन का चूहा देखा कभी आप लोगों ने? रेलवे स्टेशन का चूहा बिल्ली से बड़ा हो जाता है, वो चिड़िया कैसी होगी? शुतुरमुर्ग जैसी हो जाएगी वो चिड़िया। तो पर ये अतिशयोक्ति है, बात को बढ़ा के कहने का, क्योंकि हम कहने वाले को ही पता है, सुनने वाले को भी, कि शब्दों पर नहीं जाना है, केवल सेंस पकड़नी है। और जहां केवल सेंस पकड़नी है वहां शब्द क्या इस्तेमाल हुआ फर्क ही नहीं पड़ता है। हम बढ़ा चढ़ा के बोलते ही हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध चुटकुला है इस बारे में, हम जब अभिजा लक्षणा व्यंजना समझेंगे आगे चल के तब फिर याद दिलाऊंगा। आज आपको सुनाता हूं शब्द अर्थ का खेल क्या होता है। एक बार एक खबर आई कि किसी एक शहर में रेलवे स्टेशन पे 100 लोग ट्रेन से कट के मर गए। अभी अमृतसर में हुआ ना, ये जोक भी बाई चांस अमृतसर के बारे में ही था, लेकिन जोक तो कहीं के बारे में भी हो सकता है। संता बनता टाइप जोक किसी ने सुनाया एक बार तो, लेकिन जोक में शब्द, भाषा, अर्थ पे ध्यान दीजिए। तो लोग परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर एक टीवी चैनल का रिपोर्टर गया, उससे पता किया तो पता लगा 100 लोग एक ग्रुप में थे, 99 मर गए, एक बच गया। तो उसका इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा कि यार ये कैसे हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में हो गई। बोला क्या करे जी, सब लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, अचानक अनाउंसमेंट हो गई कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अब लोग परेशान कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, पटरी पे नहीं आ रही है। ऐसी अफवाह फैली हड़बड़ी में, लोग कूद गए पटरी पे कि आज ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है।
बोला तो यही था ना कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। वो सब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े थे, पहली बार आए थे स्टेशन पे, तो उनको लगा जान बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। वो सब नीचे कूद गए कि जान बचानी है। ट्रेन आ गई नीचे, सारे मर गए। तो रिपोर्टर ने कहा, देखिए आपके समूह में सब लोग इतने बेवकूफ थे, चलिए अच्छी बात है कि कम से कम आप एक समझदार व्यक्ति थे, अब आप देश को बताइए कि आप कैसे बचे। उसने कहा, बचा क्या जी, मैं तो सुसाइड करने आया था। मैं नीचे खड़ा हुआ था, मैं ऊपर आ गया कि ट्रेन ऊपर आ रही है। धोखा मेरे साथ भी हो गया, मुझे तो मरना था। अब यहां क्या खेल हुआ? खेल यह हुआ कि लोगों ने शब्द पे ज्यादा ध्यान दे दिया, अर्थ पे ध्यान नहीं दिया। अगर अर्थ पे ध्यान दिया होता तो प्लेटफॉर्म पे आ रही है का मतलब क्या होता कि प्लेटफॉर्म के पास की पटरी पे आ रही है। पर ऐसे बोलते थोड़ा ना है कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास वाली पटरी पर आ रही है, ऐसे थोड़ा ना बोलेगा कोई। इतना तो अंडरस्टूड होता है भाषा में, लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन देखिए, शब्द पे ध्यान दिया, मर गए बेचारे 99 लोग। इसलिए लोक जीवन में, बातचीत में केवल और केवल अर्थ का महत्व है, शब्द से कोई मतलब नहीं है। बस सेंस पकड़ में आनी चाहिए, बाकी सब सामान्य बात है। शास्त्र का मोटा मोटा मतलब हुआ विज्ञान या सैद्धांतिक ज्ञान की बातें, सिद्धांत कथन कह लीजिए, या व्यवस्थित विवेचन जिसको बोलते हैं, या थीसिस जैसे मान लीजिए किसने लिखा है, ये थीसिस भी इसका हिस्सा हो गया। या आप मान लीजिए वैकल्पिक विषय का उत्तर लिख रहे हैं, वो शास्त्र जैसा मामला है। वहां आप कुछ भी लिख देंगे या एक एक शब्द तौल तौल के लिखेंगे, एक एक शब्द सोच समझ के लिखेंगे। शास्त्र यानी विज्ञान अगर ध्यान में रखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ध्यान में रखें, इकोनॉमिक्स ध्यान में रखें, वहां एक एक शब्द को बहुत सटीक रूप में इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आपने एक भी शब्द को दायां कर दिया तो इसका मतलब बात उलझ जाएगी, रायता फैल जाएगा एकदम। हर शब्द का निश्चित अर्थ होना चाहिए, जिसको पारिभाषिक शब्द कहते हैं, टर्मिनोलॉजी कहते हैं, ग्लोसरी कहते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स में जब आप कहेंगे मांग बढ़ गई है, तो मांग का एक बहुत निश्चित मतलब होगा, उसमें जरा सा भी आप चेंज नहीं कर सकते। लोक जीवन में कर सकते हैं, मेरी मांग पूरी करो और मेरी मांग पूरी भरो, इसमें अंतर हो जाता है। लोक जीवन में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां मांग का दूसरा मतलब नहीं, वहां मांग का एक ही मतलब है, आपूर्ति का एक ही मतलब है, एग्जैक्ट एकदम। व्हाइट पेपर का इकोनॉमिक्स में एक ही मतलब होगा, कोई सेकंड मीनिंग नहीं है। बजट का मतलब लोक जीवन में कुछ भी चलता हो, बजट होटल है तो सस्ता होटल है, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे या संविधान पढ़ेंगे, संविधान में तो शब्द नहीं आता, लेकिन जब बजट पढ़ेंगे टेक्निकल सेंस में, एक निश्चित मतलब है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सब में शब्द का महत्व बहुत ज्यादा होता है, अर्थ से भी ज्यादा, क्योंकि उसमें अर्थ शब्द पे डिपेंडेंट होते हैं, शब्द पे टिके होते हैं अर्थ। आप शब्द चेंज नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण ही रहेगा, आप चेंज नहीं करेंगे वहां पर, क्योंकि वो एग्जैक्ट शब्द है और इकलौता शब्द है उस चीज के लिए। तो लोक जीवन में आप शब्द बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेंस व्यक्त होनी चाहिए। साइंस में या किसी भी डिसिप्लिन में जो भाषा होगी, उसमें शब्द बहुत सटीक इस्तेमाल करने पड़ते हैं। साहित्य इन दोनों से अलग है, जिसमें न तो अर्थ का महत्व इतना ज्यादा है कि वार्ता जैसा हो, न शब्द का महत्व इतना ज्यादा है कि साइंस जैसा हो। जहां शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहती है, कहीं शब्द भारी पड़ गया, कहीं अर्थ भारी पड़ गया। इसलिए साहित्य की परिभाषा देने वाले अक्सर एक बात कहते हैं कि साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहां शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। यह वाक्य आप लिख लीजिए, साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है, साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहां शब्द और अर्थ के बीच
महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, अब इसके नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा 3-4 लाइन के बराबर, और उसके बाद ब्रैकेट में 1-2 वाक्य और लिख लीजिए 3-4 लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद। वार्ता, वार्ता अर्थात बातचीत वांग्मय का वह हिस्सा है। वार्ता अर्थात बातचीत वांग्मय का वह हिस्सा है जहां केवल अर्थ का महत्व होता है, शब्द का नहीं। जहां केवल अर्थ का महत्व होता है, शब्द का नहीं। इसलिए हम शब्दों को बदल बदल कर भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं। इसलिए हम शब्दों को बदल बदल कर भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं। इससे अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अगला वाक्य लिखिए। शास्त्र वांग्मय का वह हिस्सा है शास्त्र वांग्मय का वह हिस्सा है जहां भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती है। जहां भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती है। इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। इसलिए किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। इसलिए किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए।